जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का जो समय काल क्या था, समय काल था दोस्तों लगभग क्या है 712 ईस्वी से क्या है 1707 ईस्वी तक का जो भी हमारा समय काल आता है वो किसमें आता है, मध्यकालीन भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरानी वीडियो का रिवाइंड करा देता हूँ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पुरानी वीडियो का कि पिछली वीडियो में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, इससे जो प्राचीन वीडियो थी फिर पुरानी वीडियो थी उसमें दोस्तों मैंने संगम काल के बारे में आपको बताया था, जिसमें क्या है मैंने आपको दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके बारे में बताया था, जिसमें हमारा चेर वंश आ गया था, चोल वंश और पांड्य वंश। यानी कि उस समय क्या है दक्षिण भारत में तीन सम्मेलन हुए थे, यानी कि तीन संगतियां हुई थी, आप एक एक ये कह सकते हो। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इन तीनों वंशों में जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे थे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनसे क्या है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हो जाके। आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत तो देखते हैं हमारे दोस्तों क्या क्या पॉइंट आते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब हमारा जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का क्या है समय काल हमारा क्या है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस समय क्या है दोस्तों, भारत का एक उस समय क्या है काफी संपन्न देश था, यानी कि यहाँ पर क्या है काफी मंदिर थे और काफी धनवान देश था। यानी कि सोने की जो मूर्तियां होती हैं, जो भी मतलब धनवान देश था कुल मिला के। क्या है काफी साधन इतने थे यहाँ पर बहुत ही। और उस समय क्या है जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने क्या भारत को एक क्या है संपन्न देश के रूप में दर्शाया था। तो जिसकी वजह से क्या है दोस्तों, जो आसपास के यानी कि अरब से और तुम्हारा अरब से तुर्क से जो जितने मुस्लिम आक्रमणकारी थे इनको क्या है उसे देख के क्या है धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। यानी कि उनको ऐसा लगा कि ये जो भारत जो है एक बहुत ही संपन्न देश है, धनवान देश है, यहाँ पर आक्रमण किया जाए और यहाँ से क्या है धन को लूटना। यानी कि जो इनका आक्रमण का जो मेन उद्देश्य था, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी या कोई भी आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो उनका जो मेन उद्देश्य था उनका वो क्या था दोस्तों, वो था धन प्राप्त करना। यानी कि वहां से क्या है भारत से क्या है धन को लूट कर अपने देश में ले जाना दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम पर जो इसमें मध्यकालीन भारत है तो इसमें हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आता है, जब मैंने आपको बताया कि 712 एडी यानी कि 712 ईस्वी जब स्टार्ट हुई शुरू हुई, तो भारत पे क्या है मुस्लिम आक्रमण होना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि शुरू हो गए थे भारत पे क्या है इधर उधर से, तुर्क से और अरब से। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप इसे एज्यूम कर लो, ये इंडिया का मैप है हमारा। तो दोस्तों, जब उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों को पता चला कि ये हमारा भारत काफी संपन्न देश है, ये श्रीलंका हो गया, तो इधर से दोस्तों यहाँ से और तुम्हारा इस तरफ से, यहाँ से क्या दोस्तों मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे इन्होंने क्या भारत पर क्या आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानी कि आक्रमण करना शुरू किया। उनका मेन उद्देश्य क्या था, धन को लूटना था कि वहां से क्या धन लूटेंगे, और सबों के क्या अलग अलग उद्देश्य थे दोस्तों इस चीज के। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे इसमें दोस्तों, भारत पे क्या है दो प्रकार के आक्रमण हुए थे दोस्तों। पहला क्या था, पहला था अरब, एक तो अरब से आक्रमण हुआ था और दूसरा हुआ था कहां से, तुर्क आक्रमण दोस्तों। जो अरब आक्रमण हुआ था उसका जो मेन जो वो था जिसने आक्रमण किया था वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि जो भारत पे जो सबसे सर्वप्रथम जिसने आक्रमण किया धन लूटने के उद्देश्य से, वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम, और इनका दोस्तों कारण क्या था, यानी कि जो अरब से जो आक्रमण हुआ था भारत पर, तो इसका जो मेन कारण क्या था दोस्तों, तो वो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इनका सबसे पहला जो कारण था वो था दोस्तों इस्लाम का प्रचार व प्रसार। यानी कि ये क्या है इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इनका जो मेन मुद्दा था ये क्या था, जो मुस्लिम राज्य था, एक तो मुस्लिम राज्य का विस्तार और दूसरा जो इनका इस्लाम धर्म था उसका प्रचार और प्रसार, और तीसरा जो कारण था वो था दोस्तों धन संपदा लूटना। यानी कि धन संपदा भारत से क्या है सोने की असरफियां जो भी धन संपदा थी उसको लूटना और अपने देश में क्या है वापस ले जाना दोस्तों। तो जो कारण थे आक्रमण के वो दोस्तों ये तीनों कारण थे, जिनकी वजह से क्या भारत पर क्या है मुस्लिमों को क्या आक्रमण होना शुरू हो गए थे दोस्तों।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरब आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। पहला जो सफल आक्रमण किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि हालांकि इससे पहले भी आक्रमण हुए थे दोस्तों, परंतु वो क्या असफल रहे थे। यानी कि जो वहां के शासक थे, राजा थे, उन्होंने क्या उसको मार के पराजित करके भगा दिया था। तो जो पहला आक्रमण सफल किया था वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो भारत पर सर्वप्रथम जो पहला आक्रमण किया वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। और वो दोस्तों कौन सा? अरब आक्रमणकारी था। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं सर्वप्रथम जो किया था आक्रमण वो किया था उबैदुल्ला। यानी कि सर्वप्रथम किया था 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने किया था दोस्तों, परंतु ये क्या असफल रहा। उसके बाद किया बुदैल। उसके बाद क्या था? शासक कोई मुस्लिम आक्रमणकारी था बुदैल, उसने किया, ये भी दोस्तों असफल रहा। उसके बाद जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, यानी कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो वही दोस्तों क्या है? सफल रहा था पहला आक्रमणकारी। तो इसके बारे में दोस्तों क्या मानते हैं? मोहम्मद बिन जो कासिम है, इसने दोस्तों क्या है अपने समय में, अपने शासन काल में जजिया कर, यानी कि एक कर लगाया था जजिया कर। वो किस पे लगता था दोस्तों? गैर मुस्लिम पे। यानी कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जो और भी कोई भी धर्म हो गया दोस्तों, तो जो गैर मुस्लिम होते थे उन पे क्या जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी कि कोई भी किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो अपने तीर्थ स्थानों पर जाता है या अपने आराध्य का दर्शन करने जाता है, तो उनको क्या है एक प्रकार का टैक्स देना होता था। यानी कि कोई भी अगर जो हिंदू हो गया या सिख हो गया, वो अपने गुरुद्वारे में जाता है, या कोई मंदिर, जो कोई ब्राह्मण हो गए वो अपने मंदिरों में जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो उनपे कर लगाया जाता था, यानी कि टैक्स वसूला जाता था उनसे। तो उसको उस समय क्या नाम दिया था? जजिया कर। यानी कि उसको क्या जजिया कर के नाम से जानते थे दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने जजिया कर शुरू कर दिया था उस समय में। तो जजिया कर से दोस्तों क्या है, हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको जजिया कर का पूरा डिफाइन कर देता हूं। दोस्तों जजिया कर क्या है? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और इसमें क्या है दोस्तों एग्जाम्पशन भी दी गई थी। यानी कि 5 जो बंदे थे उनसे क्या है जजिया कर वसूल नहीं किया जाता था। वो कौन कौन से दोस्तों? एक तो बच्चे, यानी कि बच्चों से, बूढ़ों से और महिलाओं से। 3 तो ये हो गए दोस्तों। एक विकलांग, और चौथे 5वें थे ब्राह्मण। यानी कि इन 5 से क्या है जो जजिया कर था वसूल नहीं किया जाता था। बाकी जितने भी व्यक्ति थे उन सभी पे क्या है जजिया कर लागू होता था। उसमें से दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगा जो फिरोज शाह, यानी कि जो आगे जो समय काल बीता, फिरोज शाह एक शासक आए थे उस समय दिल्ली सल्तनत में। तो फिरोज शाह ने क्या है दोस्तों ब्राह्मणों पर भी कर्ज लगा दिया था। यानी कि जो इसमें क्या ब्राह्मण बच रहे थे ना, तो उसने क्या है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद अकबर दोस्तों, जब अकबर का शासनकाल आया, यानी कि जब मुगल सल्तनत आई 1526, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था? जो अकबर ने जो अपना सिंहासन संभाला, तो उसने क्या 1564 ईस्वी, यानी कि 1564 ईस्वी में क्या जजिया कर को क्या दोस्तों बिल्कुल समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके उपरांत दोस्तों जब ये समाप्त हो गए, उसके बाद उत्तराधिकारी औरंगजेब, यानी कि इनके उत्तराधिकारी करते औरंगजेब आए थे। औरंगजेब ने क्या दोस्तों पुनः लगा दिया। यानी कि जो जजिया कर था 1679, यानी कि 1679 ईस्वी में क्या है जजिया कर को पुनः लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने दोस्तों। उसके बाद अंतिम रूप से, यानी कि अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त किया गया था वो किया गया था दोस्तों इन्हीं सल्तनत काल के वो शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने क्या दोस्तों जजिया कर को क्या बिल्कुल समाप्त कर दिया। दोस्तों मैं एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूं आपको। जजिया कर लागू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों। किन पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। एग्जाम्पशन क्या क्या थी उसमें? यानी कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण, इन पे क्या जजिया कर नहीं लागू होता था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी, यानी कि इन पर भी जजिया कर लागू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद जब अकबर आया दोस्तों, तो अकबर ने क्या है जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने क्या है 1679 ईस्वी में क्या है जजिया कर दोस्तों दोबारा लागू कर दिया। फिर जो अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त किया था वो किया था किसने? मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला नाम था उनका। उन्होंने क्या दोस्तों जजिया कर को क्या बिल्कुल समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो जो हमारा अरब आक्रमणकारी थे, तो अरब में से क्या हमारे यही महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं दोस्तों, इसी में से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा अरब आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो कहां से हुआ था दोस्तों?
तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण में दोस्तों हमारे दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक था दोस्तों महमूद गजनबी, दूसरा था मोहम्मद गौरी। दोस्तों ये दो शासक थे, इन्होंने क्या है तुर्क से आक्रमण किया था। और ये दोस्तों तुर्क कहाँ की जनजाति थी दोस्तों? ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारत के यहाँ पर क्या है, चीन है। तो ये चीन के उत्तर पश्चिम में लगभग क्या है, यहाँ से क्या है ये जनजाति आई थी, जनजाति थी ये। वहां से इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर तुर्क से। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग की असभ्य जनजाति थी, यानी कि क्या असभ्य जनजाति थी कहाँ की? चीन के उत्तर पश्चिम भाग की, यानी कि यहां से ये हमारा इंडिया है, आप इसको एज्यूम कर लो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पूरा एरिया क्या है चीन का है, यहां से लेकर यहां तक। तो दोस्तों यहाँ से उत्तर पश्चिमी भाग से, यहां से क्या है भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने। और ये वहां की क्या है दोस्तों, एक असभ्य जनजाति थी। 962 ईस्वी, यानी कि 962 ईस्वी में तुर्क सरदार, यानी कि तुर्क सरदार थे एक, उन्होंने क्या है गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसको क्या है दोस्तों एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम, उसका नाम क्या है दोस्तों, यामिनी साम्राज्य। राजधानी क्या थी दोस्तों, गजनी राजधानी थी, और साम्राज्य का नाम क्या था, यामिनी। उसमें उस समय दोस्तों क्या है अलप्तगीन, यानी कि अलप्तगीन थे, उनका जो समय काल क्या था, यानी कि जो इसी साम्राज्य के कोई शासक थे अलप्तगीन, उन्होंने जो सिंहासन संभाला था वो 962 ईस्वी से 977 ईस्वी तक। यानी कि दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो समय क्या, समय काल क्या यहाँ से दोस्तों बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे 712 से लेकर यहाँ पर आक्रमण हुए, यानी कि अरबों का आक्रमण हुए, फिर क्या है तुर्कों का आक्रमण स्टार्ट हो गए थे, यानी कि 962 ईस्वी से क्या है 977 ईस्वी तक अलप्तगीन एक शासक थे, उन्होंने अपना जो राजपाट संभाला। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या, जो अलप्तगीन थे यामिनी साम्राज्य, यानी कि इस साम्राज्य के जो शासक थे यामिनी साम्राज्य के अलप्तगीन, इन्होंने क्या कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यानी कि कोई भी हम जब शासन चलाते हैं तो क्या क्या अधिकारियों को नियुक्ति करनी होती है। तो इन्होंने दोस्तों कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से एक जो श्रेष्ठ जो वो था वो कौन था, सुबुक्तगीन, यानी कि इनका अधिकारी था सुबुक्तगीन, जिसने क्या दोस्तों 977 ईस्वी से लगभग 997 ईस्वी तक शासन संभाला, यानी कि जब तक राज किया इनने। इसमें दोस्तों क्या है, जो पहला तुर्क आक्रमणकारी, यानी कि जो पहला तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है वो कौन था दोस्तों, वो सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन। यानी कि इसमें तो मैंने आपको बताया जो पहला आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी। जो तुर्क आक्रमणकारी था वो पहला कौन था दोस्तों, वो था सुबुक्तगीन, यानी कि इसने ही क्या है भारत पर क्या है तुर्क से पहला आक्रमण किया था दोस्तों। तो इसने जो इसका जो समय काल है, यानी कि जिसके बीच में इसने अपना सिंहासन संभाला, वो क्या था 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक इसने क्या है अपना सिंहासन दोस्तों संभाला था। उसके पश्चात हम देखते हैं इसने दोस्तों 986 ईस्वी में, यानी कि लगभग क्या है 986 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल, यानी कि दोस्तों पंजाब हमारा कहां पर है, यहाँ पे क्या हमारा पंजाब आता है हरियाणा के बगल में। दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसने शासक थे यहाँ पर जयपाल, उस समय के क्या प्रसिद्ध शासक थे जयपाल, उनको हराया था किसने, सुबुक्तगीन ने। उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखते हैं जो सुबुक्तगीन था इसके दो पुत्र थे दोस्तों। तो पुत्र कौन कौन से थे, एक था अब्दुल कासिम मोहम्मद और दूसरा था इस्माइल, इसके पुत्र है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, ये दोनों क्या दोस्तों इनके पुत्र थे। तो एक कौन था, एक का नाम था अब्दुल कासिम मोहम्मद, दूसरे का नाम था इस्माइल। तो इस्माइल के उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, बाकी इनके बारे में पढ़ते हैं। अन्य नाम क्या था दोस्तों, महमूद गजनबी, यानी कि अन्य नाम क्या था, महमूद गजनबी, जिसके बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने इनसे क्या है थोड़ा सा इनके पीछे का बता दिया कि पीछे से कौन कौन थे, मतलब इनके कहाँ से पीढ़ी चलती हुई आ रही है दोस्तों। तो जो ये सुबुक्तगीन के पुत्र थे मोहम्मद, इनका नाम क्या था अब्दुल कासिम मोहम्मद, अन्य नाम क्या था महमूद गजनबी। इन्होंने दोस्तों क्या 998 ईस्वी में, यानी कि लगभग क्या 998 ईस्वी में क्या है अपने गद्दी संभाली। उसके बाद 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, यानी कि लगभग क्या है दोस्तों उन्होंने 1000 ईस्वी से, यानी कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर क्या है दोस्तों लगभग क्या 17 आक्रमण किए थे। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इन्होंने क्या दोस्तों लगभग क्या भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और लगभग क्या है बहुत ज्यादा संपत्ति, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में धन संपत्ति को क्या लूट के ये अपने वहां पर ले गए थे अपने देश में। उसके बाद दोस्तों
इनका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया था, मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इनका धन लूटना इनका क्या है मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है और भी कई पॉइंट रह गए, वो हम देखते हैं अभी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो हमारा तुर्क आक्रमण था। तो तुर्क आक्रमण में मैंने आपको बताया था किस किस कौन कौन से आक्रमणकारी थे। एक तो दोस्तों हमारा क्या था, महमूद गजनवी था, और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा महमूद गजनवी था, इसके बारे में हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, जैसे मैंने आपको बताया जो महमूद गजनवी था 998 ईस्वी में, यानी कि 998 ईस्वी में का समय काल था उस समय, जिस समय क्या है महमूद गजनवी ने क्या है अपने जो सिंहासन को संभाला था। उसके पश्चात दोस्तों 1000 से लेकर 1027 ईस्वी, यानी कि जब 998 में इन्होंने क्या है गद्दी संभाली, तो 2 साल बाद यानी कि 1000 ईस्वी से क्या इन्होंने क्या है और 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर क्या कुल 17 आक्रमण किए दोस्तों। कितने? 17 आक्रमण किए। इनका जो मेन उद्देश्य क्या था, वो मेन उद्देश्य था यानी कि भारत से क्या है धन को लूटना और अपने वापस भारत में अपने अपने देश वापस लौट जाना दोस्तों। तो मेन कारण क्या था, धन को लूटना था। और 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य सबसे ज्यादा जो भारत पर आक्रमण किए थे वो इसी ने किए थे, महमूद गजनवी ने दोस्तों। और ये भारत की दोस्तों क्या है बहुत ज्यादा मात्रा की, यानी कि इस आज के हिसाब से लगाओगे आप तो आप अरबों रुपए की संपत्ति को क्या है ये भारत से लूट कर क्या है अपने देश में ले गया था दोस्तों। उसमें तो दोस्तों इसमें क्या है 17 आक्रमण थे, यानी कि इसमें से क्या है कुछ ही आक्रमण जो है महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक दोस्तों जो सबसे पहला आक्रमण था वो कब था दोस्तों, 1000 ईस्वी में, यानी कि लगभग क्या 1000 ईस्वी में इसने क्या है पहला आक्रमण किया था। कहां पर किया था दोस्तों, पेशावर, यानी कि पेशावर एक जगह है भारत में, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। और वहां के क्या कुछ हिस्सों को कुछ जहां के पेशावर के क्या है कुछ क्षेत्रों को विजय किया वहां से, और वहां से धन लूट को क्या है ये वापस क्या अपने देश को लौट गया दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों इसका जो उसके बाद भी इसने क्या काफी आक्रमण किए, बीच से भारत में काफी आक्रमण किए थे, धन लूटा और चले गए। तो यानी कि और जो मेन जो आक्रमण है वो है दोस्तों 1025, यानी कि लगभग क्या है 1025 ईस्वी में इसने कहा दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर, यानी कि दोस्तों मैप पे नजर आप देख लेते हो, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप समझ लो आप। तो ये जो हमारी क्या गुजरात राज्य है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है एक मंदिर था सोमनाथ मंदिर। तो यहाँ के जो शासक कौन थे, भीम प्रथम, यानी कि भीम प्रथम यहाँ के शासक थे उस समय के। तो उनके समय काल में दोस्तों, उनके समय काल में इसने आक्रमण किया था भीम प्रथम के, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर उसको लूटा था दोस्तों। और जो इसका आक्रमण था वो कौन सा आक्रमण था उस समय का, 16वां आक्रमण था। लगभग क्या है 16वां आक्रमण था इसका किसका, महमूद गजनवी का, जो कहाँ किया था इसने, गुजरात, यानी गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर, यानी कि गुजरात राज्य के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था। उस समय इसके यहाँ के शासक कौन थे, भीम प्रथम क्या है वहां के यार दोस्तों राजा भीम प्रथम क्या है वहां के शासक थे। इस समय क्या है दोस्तों कुछ जाटों ने क्या है इसको रास्ते में रोक लिया, और इससे क्या है काफी धन जो था लूट लिया था, यानी कि तो इसने क्या है अपनी जान बचाने के लिए क्या है धन को छोड़ के ये क्या अपने वापस लौट गया। तो इससे क्या है उस समय क्या है काफी धन इससे लूट भी लिया था दोस्तों। तो इसने दोस्तों जो इसने क्या है उनसे बदला लेने की ठानी कि मैं इनसे बदला लूंगा जाटों से। तो दोस्तों इसने क्या है इसका जो आखिरी आक्रमण था, यानी कि जो लास्ट आक्रमण था 17वां आक्रमण, वो किया था दोस्तों इसने क्या 1027 ईस्वी में, यानी कि 1027 ईस्वी में क्या है इसका अंतिम आक्रमण था। वो किसके विरुद्ध था दोस्तों, जाटों के विरुद्ध। वो क्यों किया था जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जब इसने क्या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो कुछ जाटों ने क्या इस पर आक्रमण करके इससे क्या काफी धन संपदा को क्या है वापस लूट लिया था दोस्तों। इसने उनसे बदला लेने के लिए क्या है 1027 ईस्वी में क्या अपना अंतिम आक्रमण किया था, वो किया था जाटों के विरुद्ध दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी के आखिरी आक्रमण किन के विरुद्ध था, वो किन के विरुद्ध था दोस्तों, जाटों के विरुद्ध इसने क्या है दोस्तों अपना जो 17वां आक्रमण था वो किया था दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों जो महमूद गजनवी भारत में आया तो इसके साथ क्या दोस्तों उस समय क्या कई इतिहासकार भी आए थे, यानी कि कई इतिहासकार आए थे तो जिनसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक था फिरदौसी, यानी कि फिरदौसी क्या है इनके साथ ही आया था, और उसने क्या दोस्तों शाहनामा क्या है एक पुस्तक की रचना की थी। तो ये दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम देखे भी होंगे तो मैं काफी एग्जामों में पूछा गया है कि शाहनामा किसकी रचना थी। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें क्या फिरदौसी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों फिरदौसी, उसके बाद अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, किताब उल हिंद किसने लिखी थी, अलबरूनी ने।
एक उत्बी था, उत्बी ने लिखी थी किताब उल यामिनी, उत्बी ने लिखी थी किताब उल यामिनी। दोस्तों क्या है, लगभग कई इतिहासकार आए थे उस समय में, तो उन्होंने क्या अपनी अपनी पुस्तकों की रचना की थी, तो उन रचनाओं से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या इसके बारे में भी दोस्तों बता दिया। तो दोस्तों लगभग क्या महमूद गजनवी से यही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा मोहम्मद गौरी, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था दूसरा आक्रमणकारी था। तो इससे हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यानी कि 12वीं सदी में लगभग क्या है 12वीं सदी चल रही थी, यानी कि 1100 से स्टार्ट होकर लगभग क्या है 1200 के बीच में, यानी कि इस सदी के मध्य 1200 सदी के मध्य में उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में। दोस्तों अफगानिस्तान कहाँ पर हमारा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये एरिया पाकिस्तान का है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों ये हमारा अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये ए से अफगानिस्तान हो गया दोस्तों, मैं लिख देता हूं, और ये हमारा क्या हो गया पाकिस्तान पी से। दोस्तों उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर वंश का उदय हुआ था। दोस्तों क्या है गौर वंश का उदय हुआ था, जो उसका शासक था गौर वंश का, वो था कौन दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी कि जो गौर वंश का जो शासक था वो कौन था, शहाबुद्दीन। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इसने दोस्तों क्या है लगभग क्या 1173 ईस्वी में, जैसे मैंने आपको बताया ना 1100 से लेकर 1200 के मध्य, तो 1173 ईस्वी में क्या है शहाबुद्दीन ने क्या है अपना सिंहासन संभाला था दोस्तों। उसके पश्चात 1175 ईस्वी में, यानी कि 1175 ईस्वी में दोस्तों इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, यानी कि इसने भारत के अंदर यहाँ से ये आया भारत के अंदर, तो इसने दोस्तों क्या है मुल्तान पर आक्रमण किया, और वहां से क्या है दोस्तों इसकी पहली विजय हुई, यानी कि वहीं से इसको क्या है भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या है इसको आक्रमण किया इसने, और इसने विजय प्राप्त कर ली। तो इससे क्या है इसका दोस्तों साहस भी बढ़ा कि मैं भारत में क्या दोबारा आक्रमण कर सकता हूँ, और वहां से क्या धन लूट सकता हूँ, और अपने क्या है क्षेत्रों को बढ़ा सकता हूँ, मतलब अपने जो जीते हुए क्षेत्रों को क्या बढ़ा सकता हूँ, विस्तार कर सकता हूँ उनका। तो ऐसे ही दोस्तों जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो इसकी पहली विजय कौन सी थी, मुल्तान पर आक्रमण। उसके बाद दोस्तों उससे साहस लेके इसने क्या दोस्तों 1178 ईस्वी में, तो इसके अंदर इतना शासन आ गया, तो इसने 1178 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान में, यहाँ पर दोस्तों क्या है गुजरात के इस तरफ पे हमारा ये पूरा राजस्थान आता है, तो इसने दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया राजस्थान में। परंतु वहां के क्या जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने क्या उसको पराजित कर दिया दोस्तों। तो वहां से क्या है दोस्तों इसको ये पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन हरियाणा, यानी कि हरियाणा राज्य के तराइन जगह पे दोस्तों इसने आक्रमण किया, किन पर, पृथ्वीराज पर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो शासक थे उस समय में, यानी कि चौहान वंश का शासक चल रहा था उस समय में हरियाणा में। तो वहां पर इसने आक्रमण किया था कब, 1191 ईस्वी में दोस्तों। और वहां पर क्या उस समय के शक्तिशाली शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनसे इनका आक्रमण युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। परंतु दोस्तों पृथ्वीराज ने क्या बहुत बड़ी गलती की थी उस समय की, जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि इनकी इसी गलती की वजह से क्या है भारत पर क्या है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, और उनसे उसके बाद क्या काफी लंबे समय तक क्या है मुस्लिम साम्राज्य का क्या भारत पर अधिकार रहा था दोस्तों। उनका काफी लंबे समय तक क्या भारत पर उन्होंने राज्य किया था मुस्लिमों ने। तो दोस्तों 1191 ईस्वी में क्या है जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे युद्ध को, पर इन्होंने क्या है जो गौरी था उसको मारा नहीं, बल्कि क्या है इसको वहां से भगा दिया। फिर इसने क्या किया दोस्तों कई जगहों से क्या है अपनी सेना इकट्ठी करी, और इसने काफी जगहों से सेना इकट्ठी करके दोबारा इसने हमला किया कब दोस्तों 1192 ईस्वी में। लगभग क्या है 1192 ईस्वी में इसने क्या पूरी तैयारी के साथ में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध दोबारा इसने आक्रमण किया दोस्तों। तो 1192 ईस्वी में दोस्तों उस समय क्या है मोहम्मद गौरी विजय हुआ, और इसने क्या है जो ये थे पृथ्वीराज चौहान थे इनको बंदी बना लिया दोस्तों। तो 1192 ईस्वी में इनकी क्या पहली विजय तो किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान की, यानी कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, और इन्होंने क्या गलती की उसको जीवित छोड़ दिया और उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद 1192 ईस्वी में इसने क्या बहुत ही सेना इकट्ठी करी अपनी, और काफी शक्तिशाली आक्रमण किया इसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तो उस समय दोस्तों क्या है इसने विजय प्राप्त करी 1192 में। उसके बाद दोस्तों इसके क्या दो चार युद्ध और भी हैं जो काफी फेमस हैं। 1194 में इसने क्या दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था, कहां पर दोस्तों, कन्नौज, यानी कि कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में जगह है, वहां पर युद्ध हुआ था। वहां पर भी दोस्तों क्या है जयचंद, यानी कि जयचंद वहां के शासक थे उस समय के, वो भी काफी सारे शक्तिशाली शासक थे, उनको भी पराजित किया किसने, गौरी ने, यानी कि मोहम्मद गौरी ने क्या है
इनको भी पराजित कर दिया। उसके बाद जो इसका अंतिम युद्ध था, यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम युद्ध था वो कब था दोस्तों, 1205 ईस्वी में। लगभग क्या है 1205 ईस्वी में क्या है पंजाब के खोकर जाती है, यानी कि यहाँ पर हमारा दोस्तों पंजाब राज्य है राजस्थान के साइड में। तो यहाँ पर इसने दोस्तों पंजाब राज्य के खोकर जाति के कुछ लोग थे, उनके विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, अंतिम युद्ध। तो वही दोस्तों क्या है जो मोहम्मद गौरी का क्या है प्रथम आखिरी युद्ध माना जाता है 1205 ईस्वी में। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको बता दिया 1175 में क्या प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान पर, फिर 1178 में किया, यहाँ पर पराजित हुआ। उसके बाद दोस्तों 1191 में किया मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, यहाँ पर भी पराजित हुआ। और 1192 में किया तो यहाँ विजय हो गया, फिर 1194 में विजय, उसके बाद यहाँ पर भी विजयी दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय के दोस्तों कई कारण भी थे, क्योंकि इसके दोस्तों क्या है दो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। कौन कौन से थे दोस्तों, एक था दोस्तों क्या कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा क्या था बख्तियार खिलजी। तो इसमें क्या है किसी भी शासक को जीतने में उसकी जो सेना होती है, उसके सेनापति होते हैं वो और उनके मंत्री होते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भाग देते हैं दोस्तों कि राजा को विजयी बनाने में। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है जो मोहम्मद गौरी था इसका जो साम्राज्य विस्थापित हुआ तो उसमें उसके पीछे भी दो कारण थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कौन था दोस्तों बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने क्या है दोस्तों ये दोनों क्या थे दोस्तों इसके सेनापति थे और गुलाम थे, यानी कि ये दोनों क्या थे गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। और इन्होंने क्या इनको सेनापति का पदभार भी दे रखा था, सेनापति के पद पर नियुक्त किया हुआ था दोस्तों। तो इन्होंने क्या है जो गौरी का जो साम्राज्य था उसको विस्तार करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय में दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है 1196 ईस्वी में, यानी 1196 ईस्वी में क्या है अजमेर विजय। उसके बाद 1197 ईस्वी में बदायूं विजय, यानी कि ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये भारत के अंदर लगभग क्या है पूरे भारत पर कब्जा करते हुए जा रहे थे, यानी कि विजय प्राप्त करते हुए जा रहे थे। यानी कि दोस्तों यहां से ये उत्तर प्रदेश राज्य आता है हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया बदायूं विजय, फिर यहाँ बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी विजय प्राप्त करी। और धीरे धीरे क्या दोस्तों ये ना ये पूरे जो दिल्ली थे हमारे यहाँ से, तो ये पूरा एरिया क्या धीरे धीरे क्या ये विजय प्राप्त करते जा रहे थे, वहां पर क्या है मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। जिसमें से दोस्तों 1196 में क्या है अजमेर विजय प्राप्त की थी, फिर 1197 में बदायूं यूपी में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद 1202 से 3 में बुंदेलखंड विजय, यानी कि जो एमपी में दोस्तों वहां पर भी क्या है इन्होंने क्या है विजय प्राप्त करी, किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद दोस्तों जो बख्तियार खिलजी था इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं दोस्तों, इसने दोस्तों 1198 ईस्वी में लगभग क्या है 1198 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों इसने, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसने दोस्तों क्या नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस समय का क्या है जिसमें क्या भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, तो उसको ध्वस्त किया था किसने 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दोस्तों। काफी एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। उसके बाद दोस्तों 1197 में क्या इसने क्या बिहार विजय, यानी कि जो हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या बिहार राज्य आता है, यहाँ पर दोस्तों इसने क्या बिहार को भी विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त की थी बिहार पे। और 1205 में बंगाल विजय, यानी कि 1205 ईस्वी में बंगाल विजय। तो लगभग आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो पूरा एरिया था ये पूरा एरिया क्या है इन्होंने इसके गुलामों ने क्या है इसको मोहम्मद गौरी को का विजय प्राप्त करके दिया था दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी की जो सफलता थी यानी कि जो साम्राज्य का विस्तार था उसमें क्या है इनका बहुत बड़ा अहम रोल था कुतुबुद्दीन ऐबक का और इसका बख्तियार खिलजी, यानी कि जो इनके सेनापति थे दोस्तों। यही इसमें क्या है हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो जिसमें मैंने आपको बताया भारत पर मुस्लिम आक्रमण में क्या है अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी, यानी कि तुर्क आक्रमणकारी में कौन कौन थे दोस्तों, एक था हमारा महमूद गजनबी और दूसरा था मोहम्मद गौरी। तो इन संबंधित मैंने आपको क्या सारे पॉइंट दोस्तों बता दिए। और अरब जो आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर क्या पहला आक्रमण किया था। इन सभी से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे उनके बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया। दोस्तों इसके बाद मध्यकालीन भारत की हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।